खिलौने ले लो खिलौने, मिट्टी से बने प्यारे प्यारे खिलौने। एक जंगल में रानू चिड़िया खिलौने बेचने का काम करती थी, लेकिन खिलौने मिट्टी के होने के कारण कोई भी उसके खिलौने लेना पसंद नहीं करता था। वहीं दूसरी तरफ गौरी कवि की भी खिलौनों की दुकान थी। गौरी कवि के खिलौने प्लास्टिक के थे, जो छोटे पक्षियों को बहुत पसंद आते थे। ले लो अनोखे और मजेदार खिलौने ले लो। बुलबुल अपने बेटे को लेकर खिलौने खरीदने रानू चिड़िया की दुकान पर आती है। आओ आओ बुलबुल बहन, बताएं कौन सा खिलौना दूं? ये देखें, मिट्टी वाला घोड़ा, ये मिट्टी वाला भालू, ये बहुत पक्के और मजबूत हैं। बुलबुला अपनी मम्मा से कहता है, नहीं मम्मा, मुझे ये वाले खिलौने नहीं चाहिए। मेरे सारे दोस्तों ने गौरी आंटी की दुकान से खिलौने खरीदे हैं। मुझे भी बैटरी पर चलने वाले प्लास्टिक के खिलौने चाहिए। अच्छा ठीक है बुलबुले बेटा, मैं आपको वही ले देती हूँ। माफ़ करना रानो बहन, तुम्हारे खिलौने सुंदर हैं, लेकिन अब मेरा बेटा जिद कर रहा है और मैं इसको नाराज़ नहीं कर सकती। बुलबुल अपने बेटे को लेकर उड़ती है और गौरी कवि की दुकान पर जाती है। आओ आओ बुलबुल, ये देखो, अभी अभी मैं ये नया खिलौना लाई हूँ, ये ले लो अपने बेटे के लिए। लेकिन गौरी बहन, ये तो बहुत महंगा है। तो अच्छा खिलौना अब महंगा ही आएगा। मैं खुद महंगा लेकर आई हूँ और तुझे सस्ता बेच दूँ। जाओ जाकर फिर वही घटिया खिलौने रानू चिड़िया से ले लो। मेरी दुकान पर तो इसी कीमत में खिलौने मिलेंगे। मम्मा, मुझे यही खिलौना लेना है। मेरे सब दोस्तों के पास ऐसा ही खिलौना है। अगर मैंने मिट्टी का खिलौना लिया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अच्छा ठीक है बेटा, जिद मत करो, गौरी यही खिलौना ले दो। फिर बुलबुल गौरी को पैसे देती है और बुलबुल खिलौना लेकर चली जाती है। फिर से ग्राहक मेरी दुकान पर आया। अभी जाकर उस छोटी कमज़ोर चिड़िया को तंग करती हूँ। गौरी कवि रानू चिड़िया के पास जाती है। अभी भी वैसे के वैसे ही सारे खिलौने रखकर बैठी हो। हाँ गौरी बहन, अभी तक कोई खिलौना नहीं बिका। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि ये खिलौने बेचने वाला काम छोड़ दे। ये घटिया मिट्टी के खिलौने अब कोई नहीं लेता। यहाँ फालतू बैठने से अच्छा है किसी के घर जाकर काम शुरू कर दो, तो पैसे तो घर आएंगे। तुम गलत बोल रही हो गौरी बहन, मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। मुझे एक दिन बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा। मेरे पास तेरे फालतू का भाषण सुनने का टाइम नहीं है। मैं अपनी दुकान पर जा रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह रानू चिड़िया रोज की तरह अपनी खिलौनों की दुकान खोल लेती है। गौरी कवि भी अपनी दुकान खोल लेती है। उसकी दुकान पर ग्राहक भी आने शुरू हो गए थे। तभी एक विदेशी पक्षी उसकी दुकान पर आता है। सुनो कवि, मुझे अच्छे अच्छे खिलौने दिखाओ। रुको रुको, थोड़ा समय दो, अभी मैं अपना मेकअप कर रही हूँ। इसके तो रोज के नखरे हैं। अब ये 2 घंटे लगाएगी अपना बनाव सिंगार करने में। लेकिन ये कवि ऐसे अपने ग्राहकों का समय ज़ाया कैसे कर सकती है? अच्छा, अगर इतनी ही तकलीफ हो रही है तो निकलो मेरी दुकान से और जाओ किसी और दुकान से खिलौने ले आओ। मुझे ज़्यादा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। कितनी बदतमीज हो तुम। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मुझे भी तुमसे खिलौने नहीं चाहिए। वो विदेशी पक्षी उड़ता उड़ता रानू चिड़िया के पास जाता है। आइए आइए, बोलिए कैसे खिलौने चाहिए आपको? ये खिलौने तो बहुत सुंदर हैं। क्या ये खिलौने आप खुद बनाती हैं? जी जी भाई साहब, मैं खुद ये खिलौने बनाती हूँ। मैं मिट्टी में किसी भी आकार का खिलौना बना सकती हूँ और ये मिट्टी के खिलौने बहुत मज़बूत हैं, ये जल्दी नहीं टूटेंगे। ये तो बहुत अच्छा आर्ट है। असल में मैं एक व्यापारी हूँ जो एक जंगल से सामान दूसरे जंगल बेचता हूँ। क्या आप मुझे 3 दिनों में इस तरह के 100 खिलौने बनाकर दे सकती हो? क्या 100 खिलौने? हाँ, मैं ये खिलौने विदेशी जंगल में बेचूंगा। अगर तुम बनाकर दे सकती हो तो बता दो, बाद में एक भी खिलौना कम नहीं लूँगा। रानू चिड़िया के लिए ये बहुत बड़ा ऑर्डर था, इसलिए वो इस ऑर्डर को हाथ से जाने नहीं देती। आप चिंता मत करें, मैं बनाकर दे दूँगी। आपको अच्छे पैसे मिलेंगे।
और खिलौने भी दूर दूर तक मशहूर हो जाएंगे। फिर वह विदेशी पक्षी कुछ पैसे एडवांस देकर वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया बहुत खुश थी। वो ज़रा भी समय ज़ाया नहीं करती और खिलौने बनाने के काम में लग जाती है। रानू चिड़िया दिन रात मेहनत करके खिलौने बनाने लगी। उसे ना ही खाने का ध्यान था और ना ही सोने का। दिन रात मेहनत करके रानू चिड़िया खिलौने बना लेती है। खिलौने तो बन गए, अब कल तक ये खिलौने सूख जाएंगे। गौरी कवि की सहेली पिंकी गौरी कवि के पास जाती है। तुझे पता है गौरी कि रानू चिड़िया को तेरे खिलौनों से भी ज्यादा खिलौनों का ऑर्डर मिला है। हैं? वो कैसे? उसके खिलौने तो कोई भी लेना पसंद नहीं करता। एक विदेशी पक्षी आया था उसकी दुकान पर, वही उसे ये ऑर्डर देकर गया है। ऐसे तो वो छोटी चिड़िया मुझसे ज्यादा मशहूर हो जाएगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। देखती जाओ मैं करती क्या हूँ। अगले दिन रानू चिड़िया अपनी दुकान लगाए बैठी थी। वो थोड़ी देर के लिए अपने घर जाती है। तभी गौरी कवि जल्दी से वहाँ जाती है और मिट्टी के खिलौनों पर उछल उछल कर सारे खिलौने तोड़ देती है। जब रानू चिड़िया वापस आती है तो अपने टूटे खिलौने देखकर हैरान हो जाती है। ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं तो अपने खिलौने से ही छोड़ कर गई थी। ये कैसे हो गया? ये मेरे साथ क्या हो गया? नहीं, मैं अपना ऑर्डर हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैं फिर से खिलौने बनाऊंगी। गौरी कवि अपनी दुकान में बैठी रानू चिड़िया को परेशान देखकर हंस रही थी। रानू चिड़िया फिर से खिलौने बनाने के लिए मिट्टी ढूंढने चली जाती है, लेकिन उसे कहीं से भी मिट्टी नहीं मिलती। रानू चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। क्यों मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? इतनी मुश्किल से मैंने खिलौने बनाए थे, फिर मेरे खिलौने कौन तोड़ गया? अब मैं क्या करूं? कैसे ऑर्डर पूरा करूं? कैसे 100 मिट्टी के खिलौने बनाऊं? रानू चिड़िया को अपने पीछे से आवाज़ सुनाई देती है। एक फूल रानू चिड़िया को बुला रहा था। छोटी चिड़िया, मुझे बताओ क्यों परेशान हो? मैं आपकी मदद करूँगा। क्यों मजाक कर रहे हो फूल दोस्त? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं जादुई फूल हूँ। मुझे आप अच्छी और ईमानदार लगी हो, इसलिए मैं आपकी मदद करूँगा। मैं अभी आपको 100 मिट्टी के खिलौने बना देता हूँ। फिर वो फूल अपने जादू से रानू चिड़िया को मिट्टी के खिलौने बना देता है। रानू चिड़िया फूल को धन्यवाद कहती है और खिलौने ले जाकर उस विदेशी पक्षी को बेच देती है। विदेशी पक्षी रानू चिड़िया को अच्छी खासी इनाम की पोटली देता है और रानू चिड़िया अब जंगल की अमीर चिड़िया बन जाती है और गौरी कवि बस जलती ही रह जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दोस्तों, जंगल में ठंड अब बढ़ती जा रही है। अब हमें अपने अपने घर पक्के कर लेने चाहिए। मैंने तो काम शुरू भी कर दिया है। मैं तो अपना घोंसला कपास के फूलों से बना रहा हूँ। गरम कपास से मेरा घोंसला गरम रहेगा। मैं अपना घोंसला गोबर से बना रही हूँ। और तुम रानो, किस चीज़ से अपना घोंसला बनाओगी? मैं बांस की लकड़ी से अपना घोंसला बनाऊंगी। बांस की लकड़ी मजबूत होती है। जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी तो घर गिरने का खतरा नहीं होगा। गौरी कवि चुपचाप खड़ी थी। गौरी, तुम अपना घोंसला किस चीज़ से बनाओगी? मैं और कालू तो बहुत बड़ा घोंसला बनाएंगे, सबसे ज़्यादा मजबूत। तुम्हारे पति कालू कौवे को चोरियां करने से फुर्सत मिले तो वो घोंसला बनाए। देखना, वो अपना घर भी चीज़ें चोरी करके ही बनाएगा। ज़्यादा हमारा मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तुम सब देख लेना, हमारा घोंसला सबसे ज़्यादा शानदार होगा। कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा था। एक तो जंगल में इतनी ठंड है और ऊपर से गौरी की फरमाइशें ही खत्म नहीं होती। कभी कहती है ये खाना, कभी कहती है वो खाना। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहाँ से उड़ता है
और भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता है। हर तरफ बर्फ के सफ़ेद गोले गिर रहे थे। कालू कौवे को सामने से अपनी पत्नी गोरी कौवी एक कपड़ों का बैग उठाए दिखाई देती है। गोरी, ये बैग उठाए कहाँ जा रही हो? कालू जी, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। लेकिन क्यों, क्या हुआ है? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम काम तो कोई करते नहीं हो, ठंड इतनी बढ़ गई है और हमने अभी तक घोंसला बनाना शुरू नहीं किया। मैं बता रही हूँ, इस बार मैं ठंड पेड़ की डाल पर नहीं गुजारूंगी। नहीं नहीं गोरी, मैं वादा करता हूँ, मैं इस बार घोंसला जरूर बनाऊंगा। क्या सच? आप सच में बड़ा घर बनाओगे? हाँ हाँ, पक्का वादा। तो ठीक है, मैं नहीं जाती अपने मायके, लेकिन कालू जी, मुझे ऐसा घर चाहिए जिसे देखकर सब हैरान हो जाएं। मैं ऐसा क्या बनाऊं जिसे देखकर सब हैरान रह जाएं? मैं बताती हूँ, बाकी सब अपना घर सिर्फ बांस की लकड़ी या फिर कपास का बना रहे हैं, लेकिन मेरा घर तुम ऐसा बनाओगे जिसमें सब कुछ हो, बांस, मिट्टी, कपास और गोबर, फिर ही मजा आएगा। लेकिन गोरी, इतना सब कुछ इकट्ठा करने में बहुत समय लग जाएगा। मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता। कालू जी, अब मेरी इज्जत का सवाल है, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अच्छा अच्छा, कुछ करता हूँ। गोरी कौवी अपना बैग उठाकर वापस चली जाती है और कालू कौवा भी घोंसले के लिए सामान लेने चला जाता है। मम्मा, क्या हमारा घर तैयार हो गया है? हाँ मेरे बच्चों, मैं इन लकड़ियों को आपस में अच्छे तरीके से जोड़ लूँ, फिर हमारा घर अच्छे से तैयार हो जाएगा। मम्मा, ये जो लकड़ियाँ बची हैं, इनका क्या करेंगे? गुड़िया बेटी, हम इनको अपने घर रख लेंगे और जब ठंड बढ़ेगी तो घर में लकड़ियाँ जला लिया करेंगे और घर को गर्म कर लिया करेंगे। कालू कौवा रानू चिड़िया को बांस का घर बनाते हुए देखता है और वहाँ आता है। वाह रानू, तुमने तो बड़ा अच्छा घर बना लिया है। हाँ कालू भैया, आप कब अपना घर बनाना शुरू करेंगे? बस वही काम कर रहा हूँ, लेकिन सामान ही नहीं मिल रहा। कालू भैया, सामान मिलता नहीं, उसे ढूंढना पड़ता है। तभी कालू की नज़र पास पड़ी बांस की लकड़ियों पर पड़ती है। रानू चिड़िया, तुम्हारा घर तो अब बन चुका है। ये बांस की लकड़ियाँ मैं ले जाऊं? ठीक है, ये लकड़ियाँ आप ले जाएं, लेकिन ज़्यादा ठंड पड़ने से पहले अपना घोंसला ज़रूर बना लीजिएगा। कालू कौवा वो बांस की लकड़ियाँ उठाकर ले जाता है और उन्हें जोड़कर घर का ढांचा बनाता है। वो लकड़ियों को एक दूसरे के ऊपर जोड़कर ढांचा बना लेता है और फिर से जंगल जाता है। वो उड़ता उड़ता बुलबुल के घर को देखता है जो गोबर का बना था। वो वहाँ जाता है। बुलबुल बुलबुल, मुझे थोड़ा सा गोबर दे दो, मैं भी गोबर का घर बना रहा हूँ, लेकिन गोबर खत्म हो गया। कालू भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने भी काम करना शुरू कर दिया। गोबर की चिंता मत करें, मेरे पास थोड़ा सा गोबर है, मैं वो आपको ला देती हूँ। बुलबुल अपने घर के अंदर जाती है और गोबर की बाल्टी लेकर बाहर आती है। ये लें, ये बाल्टी आप अपने घर ले जाएं और जाकर अपना घर मुकम्मल करें। कालू कौवा वो गोबर की बाल्टी उठाकर ले जाता है और उसे जाकर अपने लकड़ियों के बने ढांचे के ऊपर लगाना शुरू करता है। कालू कौवा फिर से उड़ता है और तोते के कपास के घर की तरफ जाता है। तोता अपने घर के बाहर बैठा था। क्या बन गया तुम्हारा शानदार घर? तुम्हारी पत्नी तो कह रही थी हमने बहुत बड़ा घर बनाना है। हाँ, बना तो रहा हूँ, मेरी पत्नी की तो फरमाइशें ही पूरी नहीं होती। तोते तोते, कुछ कपास मुझे दे दो, मैंने भी कपास का घर बनाना है। फिर हो गए शुरू तुम अपनी मांगने वाली हरकत पर। अच्छा, दे देता हूँ, वरना तुम बाद में चोरी करके ले जाओगे। फिर तोता कालू कौवे को एक टोकरी कपास के फूलों की दे देता है। कालू कौवा वो कपास उठाता है और जाकर अपने घोंसले के ऊपर लगा देता है। कालू कौवा फिर से उड़ता है और सूखी घास लेने के लिए कबूतर के घर की तरफ जाता है। कबूतर यार, तुमने तो अपना घास का घर बना लिया है। ये जो सूखी घास पड़ी है, मैं इसे अपना घोंसला बना लूं? हाँ कौवे, ले जाओ, शुक्र है इस बार तुम भी अपना घर बना रहे हो। कालू कौवा कबूतर से घास ले जाता है और उसे अपने घर के ऊपर लगा देता है और सबसे गर्म घर तैयार कर लेता है।
फिर वो अपनी पत्नी गौरी के पास जाता है। गौरी, चलो मेरे साथ, अपना घर तो देखो, देखती ही रह जाओगी। अच्छा, मैं अभी देखती हूँ, ऐसा क्या तीर मारा है। गौरी कौवी कालू कौवे के साथ जाती है और अपना घर देखकर हैरान रह जाती है। वाह कालूपति जी, बिल्कुल ऐसा ही घर मुझे चाहिए था, आपने तो कमाल ही कर दिया। कालू कौवा और गौरी कौवी अपने घर के अंदर जाते हैं और आराम से रात अपने अपने गर्म घोंसले में मजे की नींद सोते हैं। सुबह जब पक्षी उठते हैं और अपना अपना दाना लेने के लिए बाहर जाते हैं तो कालू कौवे के घर के सामने रुकते हैं। दोस्तों, ये घर किसका है जिसमें कपास भी है, गोबर भी, बांस भी और सूखी घास भी। बुलबुल खिड़की से अंदर झांकती है। अंदर तो कालू और गोरी सोए हुए हैं। कितना चालाक है ये कौवा, मुझे कह रहा था मैं कपास का घर बना रहा हूँ। हाँ, और मुझे कहा कि वो गोबर का घर बनाना चाहता है। मुझे तो उसने सूखी घास का घर बनाने का बोला था। इसका मतलब कालू ने हम सबको पागल बनाकर हमसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले ली और अपना घर बना लिया। चलो इसी बहाने घर तो बनाया। वो सब दोस्त उड़ते हैं और अपना दाना ढूंढने चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पिछले महीने रानो चिड़िया के पति मानो चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। रानो चिड़िया गौरी कौवी से कुछ पैसे उधार लेती है और अपने पति की दवा लेती है, लेकिन मानो चिड़िया दवा लेने के बावजूद भी ठीक नहीं होता और उसका देहांत हो जाता है। मानो के जाने के बाद घर के हालात भी बहुत खराब हो गए थे। मम्मा, क्या फिर से गौरी आंटी आई थी? हाँ बेटी, मुझे जल्द से जल्द कोई काम ढूंढना होगा, वरना वो कौवे तो हमें छोड़ेंगे नहीं। दोनों माँ बेटी बातें करते करते सो जाती हैं। सुबह हो जाती है, लेकिन सुबह होते ही जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। आज तो बारिश हो रही है, अब मैं काम कैसे ढूंढूंगी। रानो चिड़िया रसोई में जाती है। रसोई में थोड़ा सा पकोड़े बनाने का सामान पड़ा था। उस सामान को देखकर रानो चिड़िया के दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं इस सामान से पकोड़े बनाकर बेचूं, कुछ तो पैसे आ ही जाएंगे, जिससे मैं गौरी का उधार वापस कर दूंगी। फिर रानो चिड़िया ऐसा ही करती है। वो पकोड़ों का सामान तैयार करती है और पकोड़े बनाती है और अपना छाता लेती है और पकोड़ों का थाल उठाकर बेचने चली जाती है। रानो चिड़िया एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पकोड़े लो पकोड़े, गरम गरम पकोड़े, जो एक बार खाए वो बार बार लेकर जाए। पकोड़े पकोड़े, गरम गरम पकोड़े। कबूतर के घर उसकी बहन आई थी। बहन, बताओ तुम क्या खाओगी? भाई, इस बारिश के मौसम में अगर पकोड़े खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। सारे जंगल में एक ही ढाबा है, वहाँ से बड़े मज़े के पकोड़े मिलते हैं, मैं अभी लेकर आता हूँ। कबूतर छाता उठाता है और घर से बाहर जाता है। वो ढाबे पर जाता है, लेकिन ढाबा तो आज बंद था। ढाबा तो बंद है, अब पकोड़े कहाँ से लूँ? कबूतर को थोड़ी दूर किसी की पकोड़े बेचने की आवाज़ आती है। कबूतर आवाज़ का पीछा करता है और रानो चिड़िया के पास जाता है। कबूतर भैया, आप मेरे पकोड़े चख कर तो देखें, बहुत स्वादिष्ट हैं। हाँ हाँ, मैं पकोड़े ही लेने आया हूँ, ये लो पैसे और मुझे पकोड़े पैक कर दो। रानो चिड़िया कबूतर से पैसे लेती है और पकोड़े दे देती है। कबूतर वापस अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद बुलबुल आती है और वो भी पकोड़े लेकर चली जाती है। ऐसे ही 2-3 पक्षी और आते हैं और जल्द ही रानो चिड़िया के सारे पकोड़े बिक जाते हैं और उसके पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो कौवों का उधार चुका सके। रानो चिड़िया पैसे और थाल लेकर घर जाती है। गुड़िया बेटी, ये लो, ये कुछ पकोड़े बचे थे, आप खा लो और मैं गौरी कौवी के घर से होकर आती हूँ। रानो चिड़िया फिर से अपना छाता उठाकर घर से निकलती है और गौरी के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। गौरी कौवी दरवाज़ा खोलती है। अगर तुम कोई मोहलत मांगने आई हो तो मैं पहले ही बता देती हूँ, मुझे आज के आज ही पैसे वापस चाहिए।
ये ले गोरी बहन आपका उधार, और आइंदा मैं आप दोनों से कोई मदद नहीं लूँगी। मुझ पर इतना बुरा समय आया है, बजाय मेरा साथ देने के आप दोनों तो पाई पाई का हिसाब करने बैठ गए। ये अपने पैसे वापस ले ले। रानो चिड़िया गौरी कवि को पैसे पकड़ाती है और अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन बारिश रुक जाती है। ये थोड़ा सा सामान ही रह गया, इनसे जितने पकोड़े बनते हैं बना लेती हूँ, फिर कुछ पैसे आएंगे तो और राशन ले लूंगी। रानो चिड़िया ऐसे सोचकर बचे हुए सामान से पकोड़े बनाकर पकोड़े बेचने जाती है। रानो चिड़िया उसी घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद एक तोता घायल पंख के साथ उड़ता उड़ता वहां आता है। चिड़िया, मैं भूखा हूँ, मुझे जल्दी कुछ खाने को दे दो। मेरे पीछे कुछ डाकू हैं, वो मुझे मार देंगे। चिड़िया कुछ सोचे बिना ही अपने पकोड़ों की प्लेट जल्दी से उठाकर तोते को दे देती है। तोता बहुत भूखा था, वो सारे पकोड़े जल्दी जल्दी खा लेता है और वहां से जल्दी से चला जाता है। पता नहीं ये बेचारा पक्षी किस मुश्किल में होगा। पकोड़े तो खत्म हो गए, अब कोई और काम ढूंढना होगा। रानो चिड़िया वहां से उड़ने लगती है तो उसकी नज़र एक पोटली पर पड़ती है। ये तो वही पोटली है जो उस तोते के पास थी। इसको मैं अपने साथ ही ले जाती हूँ। अगर ये यहाँ रही तो कोई लालची पक्षी उठाकर इसे ले जाएगा। रानो चिड़िया वो पोटली उठाती है और अपने घर ले जाती है। मम्मा, आज आप दाना नहीं लाई क्या? नहीं बेटी, एक घायल पक्षी बहुत भूखा था, मैंने सारे पकोड़े उसे खिला दिए। मम्मा, इस पोटली में क्या है? गुड़िया जल्दी से वो पोटली खोलती है तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के थे। मम्मा, इतने सारे सोने के सिक्के, हम कुछ सिक्के रख लेते हैं। नहीं गुड़िया बेटी, ये सारे सिक्के उस तोते के हैं। कभी भी किसी की चीज़ को उसे पूछे बिना इस्तेमाल नहीं करते। ये उस तोते की अमानत है, जब मैं उसे दोबारा देखूंगी तो वापस कर दूंगी। रानो चिड़िया गुड़िया से पोटली लेती है और लॉकर में रख देती है। आप यहीं बैठो, मैं दाना ढूंढ कर लाती हूँ। रानो चिड़िया घर से बाहर निकलती है। वो उड़ती उड़ती घने जंगल में जाती है। वहाँ उसे गेहूं का दाना मिल जाता है। रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और दाना लेकर वापस अपने घर चली जाती है। गुड़िया वो दाना खा लेती है। इसी तरह रात हो जाती है और गुड़िया अपनी मम्मा के ऊपर लेटकर सो जाती है। अगले दिन जब रानो चिड़िया उठती है तो वो पंख लगाकर अपनी बेटी को छूती है। गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मेरी बच्ची, मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। मम्मा, दवा के लिए पैसे तो नहीं है, रहने दे। नहीं बेटी, मैं इस हालत में आपको नहीं छोड़ सकती। मम्मा चिड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है और कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं जल्द लुटा दूंगी आपको। चिड़िया रानी, मैं ज़रूर देता, लेकिन मेरी बहन आई थी, सारे पैसे तो वो ले गई है। चिड़िया जल्दी से कबूतर के घर से निकलती है और बुलबुल की तरफ जाती है, लेकिन बुलबुल के दरवाजे पर ताला लगा था। रानो चिड़िया वहाँ से भी उड़ती है और दूसरी तरफ जाती है तो सामने वही तोता जो उसने घायल पंखों के साथ देखा था उड़कर आ रहा था। तोते, तोते भैया रुके। तोता रानो चिड़िया को देखकर रानो चिड़िया के पास आता है। तोते भैया, आपकी पोटली कल गिर गई थी, मेरे घर है, आए ले जाएं। तोता बहुत खुश होता है। तोता रानो चिड़िया के साथ उसके घर जाता है। रानो चिड़िया तोते को उसकी पोटली वापस कर देती है। तोता पोटली खोलता है तो सिक्के पूरे थे। चिड़िया बहन, आपकी बेटी बीमार है, घर के हालात भी खराब हैं, फिर भी आपने मेरी पोटली से कोई सिक्का नहीं लिया। आप बहुत ईमानदार हैं। ये ले, मैं आधे सोने के सिक्के आपको देना चाहता हूँ। फिर वह तोता अपने आधे सोने के सिक्के रानो चिड़िया को दे देता है। रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। वो अपनी बेटी गुड़िया के लिए बुखार की दवा भी लेती है।
और बाकी सिक्कों से एक छोटा सा ढाबा खोल लेती है और अच्छा कमाने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।